हेलो एवरीवन, दिस इज प्रशांत सिंह एंड वेलकम टू आरएम इंस्टीट्यूट। हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स की पेपर 3 पार्ट ए यूनिट फर्स्ट की। आज हम बात करेंगे और जो हमारा पहला टॉपिक है वो है फंडामेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अब इंडियन इकोनॉमी की बात अगर करें तो आपको सबको पता है कि सर इंडियन इकोनॉमी जो है वो डेवलपिंग इकोनॉमी के फॉर्म पर हम देख रहे हैं उसको, और एक टारगेट फॉर्म पर, एक विजन के फॉर्म पर 2047 तक हम ये मानकर चल रहे हैं, ये एम बनाकर चल रहे हैं कि हम इंडियन इकोनॉमी को डेवलप्ड नेशन की कैटेगरी तक क्या करेंगे, पहुंचा देंगे। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो सिचुएशन ये है कि क्या फीचर्स हैं, क्या एस्पेक्ट्स हैं, फंडामेंटल एस्पेक्ट्स किस प्रकार के हैं इंडियन इकोनॉमी में, आज हम उनके बारे में ही बात करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इंडियन इकोनॉमी की, तो आपको ये पता है कि सर इंडियन इकोनॉमी जो है वो डेवलपिंग इकोनॉमी है। ठीक है, डेवलपिंग इकोनॉमी किसको बोलते हैं, या डेवलपिंग इकोनॉमी से डेवलप्ड इकोनॉमी बनने के लिए आपको क्या क्या करने की जरूरत पड़ती है, किस क्राइटेरिया को फुलफिल करने की जरूरत पड़ती है, तो वो सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। एक टॉपिक है आपका विकसित भारत @2047, तो उन टॉपिक पर भी हम अलग अलग कैटेगरी को देखेंगे और वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि अलग अलग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे वर्ल्ड बैंक और यूनाइटेड नेशन की अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने किसी भी कंट्री के डेवलप्ड नेशन होने के पीछे, डेवलपिंग नेशन होने के लिए और सेमी डेवलप्ड या अंडर डेवलप्ड नेशन की कैटेगरी के लिए क्या मिनिमम क्राइटेरिया सेट कर रखा है, तो उनकी भी हम बात उस टॉपिक पर करेंगे। यहाँ पर फिलहाल हम बात करते हैं तो सर इंडियन इकोनॉमी जो है वो डेवलपिंग इकोनॉमी के फॉर्म पर देखने को मिल रही है। दूसरा इसमें पॉइंट आप जो याद रखिए वो ये है कि जिस स्पीड से इंडियन इकोनॉमी बढ़ रही है, जिस स्पीड से इंडियन इकोनॉमी आगे ग्रोथ कर रही है, कोई भी, मतलब कि आप अगर कंपेयर करते हो वर्ल्ड में तो कोई भी इकोनॉमी नहीं है, कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जिसकी इकोनॉमी इस स्पीड से या इंडिया के आसपास की स्पीड से वो इंक्रीज हो रही हो या उसमें ग्रोथ आपको नजर आ रहा हो। तो इसलिए हम बोलते हैं कि सर इंडियन इकोनॉमी जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के फॉर्म पर आपको नजर आती है। बात समझ में आ रही है। अब सेकेंड टाइप अगर हम देखें, इसका नेक्स्ट टाइप अगर हम देखते हैं तो ये भी याद रखिए कि सर पॉपुलेशन के बेसिस पर, है ना, यहाँ पर ये भी पॉइंट याद रखिए कि पॉपुलेशन के बेसिस पर भी हम वर्ल्ड में फर्स्ट पोजीशन पर पहुंच गए हैं और चाइना को हमने पीछे छोड़ दिया है। 2023 लास्ट में ही अलग अलग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने अपने डेटा को प्रेजेंट किया था और उन्होंने बोला था कि इंडिया जो है वो अभी फर्स्ट पोजीशन पे है ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, राइट। तो ये भी इसमें एक चीज आप याद रखेंगे। तो इंडियन इकोनॉमी को जैसे जैसे आप आगे लेकर बात करोगे, जैसे जैसे हम इस टॉपिक की चर्चा करेंगे, आपके इसके पॉजिटिव और साथ ही साथ कुछ नेगेटिव जो पूरे की पूरी इकोनॉमी पर, पूरे नेशन पर नेगेटिव इंपैक्ट डालते हैं, ऐसे भी एस्पेक्ट्स के बारे में इस पूरे टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। बात समझ में आ रही है। तो इस टॉपिक को हम कहते हैं फंडामेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडिया की अगर हम बात करें तो आपको अभी बताया ही मैंने कि भाई इंडियन इकोनॉमी जो है वो डेवलपिंग नेशन है, और डेवलपिंग नेशन जो है वो क्यों कहते हैं, तो ये याद रखिए कि सर इकोनॉमिक प्लानिंग, इंक्रीजिंग इन पर कैपिटा इनकम, रैपिड इंक्रीज इन सेविंग एंड कैपिटल फॉर्मेशन, एक्सपांशन ऑफ बैंकिंग सर्विसेज जैसे जो फीचर्स हैं वो इंडिया को किस कैटेगरी पर रखते हैं, डेवलपिंग नेशन की कैटेगरी पर रखते हैं। और कई इकोनॉमिस्ट, कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन साफ तौर पर ये बात कर चुके हैं कि अगर जिस स्पीड से इंडिया आगे ग्रोथ कर रहा है, इंडिया की जो ग्रोथ करने की स्पीड है, अगर वो उसी स्पीड से आगे ग्रोथ करता रहता है, उसी स्पीड से आगे बढ़ता रहता है, तो इंडिया जो है वो आगे आने वाले साल में, आगे आने वाले ईयर में डेवलपिंग नेशन से मूव करके कहां तक चला जाएगा, डेवलप्ड नेशन की कैटेगरी पर आ जाएगा। अगर मैं बात करूं आपको यूएन की, तो यूएन ये बोलता है कि भाई कोई भी कंट्री, है ना, कोई भी नेशन डेवलप्ड नेशन तब हो सकता है जब उसकी पर कैपिटा इनकम जो है वो $12,000 यूएस डॉलर से ज्यादा होगी। दूसरी सिचुएशन वो बोलता है कि उस कंट्री का जो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है, वो सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा होना चाहिए और इकोनॉमी जो है वो सर्विस बेस्ड इकोनॉमी के तौर पर होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट वो बोलता है कि भाई उस कंट्री का जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे स्कूलिंग, एजुकेशन से रिलेटेड चीजें, मेडिकल से रिलेटेड चीजें, ट्रांसपोर्टेशन, टेलीकम्युनिकेशन, तो ये सारी चीजें जो है वो बेहतर होनी चाहिए और उस कंट्री का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पर जो स्टेटस है, जो रैंकिंग है, वो भी बेहतर होना चाहिए। इंडिया इनमें से सभी रैंकिंग को अचीव करने के लिए, सभी स्टेटस को अचीव करने के लिए, सभी क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए लगातार आगे बढ़ रहा है
और आप देखेंगे कि आगे आने वाले कुछ ईयर पर इंडिया इन सभी क्राइटेरिया को फुलफिल कर लेगा और जो हमने विजन बना रखा है 2047 तक डेवलप्ड नेशन बनने का, वो विजन की जब आप बात करोगे तो उस विजन को हम पूरे तरीके से अचीव कर लेंगे, उस टारगेट को अचीव कर लेंगे। और इंडिया जो अभी डेवलपिंग नेशन के तौर पर हम बात कर रहे हैं, उस टाइम के बाद हम बात करेंगे इंडिया एज अ डेवलप्ड नेशन, राइट। तो ये भी एक पॉइंट याद रखिए। तो यहाँ याद रखिए कि इंडिया अगर सेम पेस से इंडिया अगर मूव करता रहता है, लगातार बढ़ता रहता है, कंटिन्यूअस ग्रोथ करता है, तो इंडिया मूव कर जाएगा डेवलपिंग से डेवलप्ड नेशन की तरफ। तो ये एक बेहतर चीज है। कब तक टारगेट बनाकर चल रहे हैं, तो ये याद रखेंगे कि भाई इंडिया को डेवलप्ड नेशन या विकसित भारत बनाने का जो हमारा टारगेट है वो इंडिपेंडेंस के 100th ईयर का है और वो है 2047, राइट। तो जो यहाँ पर हमने टारगेट सेट किया हुआ है वो 2047 का है। तो डेवलप्ड नेशन की कैटेगरी तक पहुंचने के लिए हम यहाँ तक चीजों को देखकर चल रहे हैं और हमारा टारगेट जो है वो 2047 का बनाकर चल रहे हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो इंडियन इकोनॉमी को क्लासिफाइड किए हमने 3 पार्ट पर। किस बेसिस पर? तो सेक्टर के बेसिस पर। सर सेक्टर के बेसिस पर ये डिवीजन किस प्रकार से देखने को मिलते हैं, आखिर क्या डिवीजन है ये? तो यहाँ पर जब आप देखोगे तो मेनली इकोनॉमी का जो डिवीजन आपको नजर आता है वो 3 अलग अलग पार्ट पर नजर आता है, ठीक है। जब आप इसको देखते हो तो ये समझ में आता है कि सर सबसे पहले जब हम बात करते हैं तो प्राइमरी इकोनॉमी आती है, सेकेंड जब आप देखोगे सेकेंडरी इकोनॉमी एंड थर्ड वन टर्सरी, राइट। इसमें सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो किसी भी एरिया के डेवलपमेंट के लिए जो सेक्टर माना जाता है वो सेकेंडरी सेक्टर है। उसका रीजन मैं अभी आपसे बात करूंगा, हर सेक्टर के बारे में हम बात करेंगे। प्राइमरी सेक्टर किसको बोलते हैं? तो सर ये याद रखिए कि जब हम क्या करते हैं ना, जब हम नेचुरल रिसोर्सेस का यूज करते हैं, राइट। हमने क्या किया, हमने नेचुरल रिसोर्सेस का यूज किया, ठीक। हमने क्या किया, हमने नेचुरल रिसोर्स का यूज किया, हमने लैंड का यूज किया, वाटर का यूज किया, और हमने क्या किया, हमने किया प्रोडक्शन। प्रोडक्शन किसका किया? हमने प्रोडक्शन किया वीट का, राइट। हमने किसका प्रोडक्शन किया? वीट का प्रोडक्शन किया। तो जब हम नेचुरल रिसोर्स का यूज करके और प्रोडक्शन करते हैं तो वो प्रोडक्शन जो है या उस प्रोडक्शन से बनने वाला जो प्रोडक्ट है उसको हम कहते हैं, यहां याद रखना है आपको, इस प्रोडक्ट को हम कहते हैं प्राइमरी प्रोडक्ट, राइट। और इसका प्रोडक्शन जिस एरिया में हुआ है, अगर आप देखोगे तो इसका प्रोडक्शन जो है वो जिस एरिया पर हुआ है, कहाँ हुआ है, तो एक वीट का प्रोडक्शन हमने कहाँ पर किया, हमने किया सर एग्रीकल्चर पर। तो एग्रीकल्चर जो है वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर याद रखना है कि सर वीट तो हमारा प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी गुड्स है, लेकिन जब एग्रीकल्चर की बात करेंगे तो एग्रीकल्चर क्या हो जाएगा, हमारा प्राइमरी सेक्टर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो याद रखना है कि सर जब भी हम नेचुरल रिसोर्स की बात करेंगे, जब भी हम नेचुरल रिसोर्सेज को देखेंगे, उनको यूज करेंगे और उससे हम प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करेंगे, तो वहां से बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो क्या कहलाएगा, वो प्राइमरी गुड्स कहलाएगा, प्राइमरी प्रोडक्ट कहलाएगा। और उस प्राइमरी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन जिस पर्टिकुलर एरिया पर हुआ है उसको हम बोल देंगे कि सर ये प्राइमरी सेक्टर है। लाइक अगर हमने वीट का प्रोडक्शन किया, कॉर्न का प्रोडक्शन किया, कॉटन का प्रोडक्शन किया, तो यहाँ हम बोलते हैं कि ये एग्रीकल्चर सेक्टर के प्राइमरी प्रोडक्ट हैं। यहाँ अगर हम बात करें तो हमने माइनिंग की, हमने माइनिंग का जो सेक्टर है वहां से क्या किया, अलग अलग प्रकार के मिनरल्स जो है वो निकाले, तो हम बोलेंगे प्राइमरी सेक्टर है। नेचुरल रिसोर्सेज को यूज किया। फिशरीज की बात करें सर प्राइमरी सेक्टर है। बात समझ में आ रही है? जहां पर भी नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करके आप प्रोडक्शन करेंगे वो क्या हो जाएगा, वो आपका प्राइमरी सेक्टर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं तो यहां से क्या हुआ, यहां से आपने वीट का प्रोडक्शन किया और वीट का प्रोडक्शन करने के बाद, यहां से वीट का प्रोडक्शन किया, वीट का प्रोडक्शन किया, और वीट का प्रोडक्शन करने के बाद में जब आप देखते हो तो आपने क्या किया, आपने बोला कि यार देखो ऐसा है, अब हम इस वीट को ले जाएंगे कहां पर, हम इसको ले जाएंगे इंडस्ट्री में, राइट। इसको हम कहां ले जाएंगे, इंडस्ट्री में। और कैसे लेकर जाएंगे, हम लेकर जाएंगे सर एज अ रॉ मटेरियल। बात समझ में आ रही है? हम इसको लेकर गए कहां, हम इसको लेकर गए सर इंडस्ट्री में। कैसे लेकर गए, हम इसको लेकर गए एज अ रॉ मटेरियल के फॉर्म पर।
रॉ मटेरियल के फॉर्म से जब लेकर गए और इंडस्ट्री में एक नई प्रोडक्ट जो है उसको बनाया, जिसको हमने बोला इट इज मैन्युफैक्चर्ड आइटम। राइट, तो ये याद रखना है कि इंडस्ट्री से बनने वाला जो भी प्रोडक्ट होगा उसको हम बोलते हैं मैन्युफैक्चर्ड आइटम, और इंडस्ट्री से जब मैन्युफैक्चर्ड आइटम प्रोड्यूस होता है उस प्रोसेस को बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग। राइट, तो ये भी एक पॉइंट इसमें याद रखिएगा। तो अब क्या आ रहा है, तो अब इसमें याद रखना है कि सर देखिए ऐसा है कि हमने ये पढ़ा हुआ है कि अगर इंडस्ट्री, अगर प्राइमरी प्रोडक्ट की हम बात करते हैं तो वहां पर तो हमने ये पढ़ा है कि प्राइमरी प्रोडक्ट जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज के यूज से बनता है, और वहां पर हमने वीट का प्रोडक्शन किया, कॉटन का प्रोडक्शन किया, और उसका यूज हमने एज अ रॉ मटेरियल के तौर पर इंडस्ट्री पर किया, और फिर उससे एक मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट का हमने प्रोडक्शन किया। और ये मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट जो है, यही मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट जो है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा सर सेकेंडरी गुड्स। राइट, इसको बोलेंगे सेकेंडरी गुड्स या सेकेंडरी आइटम या सेकेंडरी प्रोडक्ट। और इंडस्ट्री सेक्टर जो हुआ उसको हम क्या बोल देंगे, इसको हम बोल देंगे सेकेंडरी सेक्टर। तो ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा सेकेंडरी सेक्टर। क्लियर। टर्सरी सेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो टर्सरी सेक्टर में सीधे याद रखिए कि टर्सरी सेक्टर में जो सर्विसेज प्रोवाइड सेक्टर होता है, या जहां से भी सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है, तो सर्विसेज जो होती हैं वो डायरेक्टली कहलाती हैं टर्सरी गुड्स या टर्सरी प्रोडक्ट, और सर्विसेज का प्रोडक्शन या सर्विसेज जहां से प्रोवाइड की जाती है उस पर्टिकुलर सेक्टर को हम बोलते हैं ये सर्विस सेक्टर है। जैसे अगर मान लीजिए मैं इंस्टीट्यूशन की बात करूं, मैं टेलीकम्युनिकेशन की बात करूं, मैं ट्रांसपोर्टेशन की बात करूं, तो ये जितने भी सेक्टर के नाम मैंने लिए, मैं बैंकिंग की बात करूं, इंश्योरेंस की बात करूं, ये सब के सब जो है वो टर्सरी सेक्टर के ही पार्ट है। बात समझ में आ रही है। तो याद रखेंगे क्या कि सर सर्विस जो होता है वो टर्सरी सेक्टर, वो टर्सरी प्रोडक्ट है, और सर्विस का प्रोडक्शन जहां से होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोलते हैं कि सर ये टर्सरी सेक्टर है। जैसे बैंकिंग, इंस्टीट्यूशन, है ना, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब क्या कहलाएंगे, इनको जब आप बात करोगे तो ये कहलाएंगे आपके टर्सरी सेक्टर। राइट, तो याद रखना है कि इकोनॉमी जो है वो तीन फॉर्म में मेनली सेक्टर को डिवाइड किया जाता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। प्राइमरी सेक्टर वो जो नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके और प्रोडक्शन करते हैं। सेकेंडरी सेक्टर वो जो एज अ रॉ मटेरियल के तौर पर चीजों को यूज करके और फिर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और टर्सरी सेक्टर वो जहां से सर्विस का प्रोडक्शन होता है। इसके अलावा भी कुछ डिवीजन है, लेकिन मेनली डिवीजन जो है वो आप तीन ही पार्ट में याद रखेंगे। तो इंडियन इकोनॉमी को मेनली तीन अलग अलग पार्ट पर क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है, उनको अलग अलग पार्ट पर क्लासिफाइड किया है। अब एक चीज और याद रख ली कि अगर मैं कंट्रीब्यूशन की बात करता हूं कि सर इंडियन इकोनॉमी को आप डेवलप्ड नेशन बोल रहे हैं, यूएन बोल रहा है कि उस इकोनॉमी पर सर्विस सेक्टर का या टर्सरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है, टर्सरी सेक्टर जो है वो बेहतर कंडीशन में होना चाहिए। तो वहां पर आप एक चीज और ध्यान में रखिए कि सर जब इंडियन इकोनॉमी की आप बात करते हो तो उसमें एक चीज और आपको नजर आएगी कि देश की या कंट्री की इकोनॉमी पर जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है वो किसका है। तो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन जब आप बात करोगे ना तो वो आपको नजर आएगा कहां पर, वो आपको नजर आएगा टर्सरी सेक्टर पर। तो इकोनॉमी के जब हम कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन जो है वो आपको यहां दिखेगा, और जो मिनिमम कंट्रीब्यूशन है वो दिखेगा आपको यहां पर तीनों सेक्टर में। राइट, इसमें एक चीज और ये याद रखिएगा कि सर ऐसा सेक्टर जो कंट्री की इकोनॉमी पर मैक्सिमम कंट्रीब्यूट कर रहा है, ऐसा सेक्टर जो कंट्री की इकोनॉमी पर मैक्सिमम कंट्रीब्यूट कर रहा है, उस सेक्टर पर कंट्री की टोटल पॉपुलेशन की मिनिमम पॉपुलेशन जो है वो लगी हुई है। और ऐसा सेक्टर सर जो मिनिमम कंट्रीब्यूट कर रहा है उस सेक्टर पर कंट्री की मोर देन 55% की पॉपुलेशन जो है वो लगी हुई है। तो ये प्रॉब्लम है, यहाँ पर आपको डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट जैसी चीजें जो है वो नजर आती।
तो इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। फिलहाल आप ये याद रखिए कि सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी पे सर्विस सेक्टर का है, और उसके बाद जो आपको नजर आता है वो सेकेंडरी, एंड लास्टली आपको प्राइमरी सेक्टर नजर आएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि सर प्राइमरी सेक्टर को अगर हम देखें तो उसमें क्या क्या चीजें, क्या क्या सेक्टर देखने को मिलते हैं, कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज, इरिगेशन है ना, एनिमल हस्बेंड्री, ये जितने भी हैं ये सब के सब क्या हो जाते हैं, अलाइड सेक्टर के फॉर्म पर एग्रीकल्चर के जाने जाते हैं। अब इसमें जब आप बात करोगे तो ये याद रखो कि एग्रीकल्चर की बात करें या अलाइड सेक्टर्स की बात करें, वो सब के सब प्राइमरी सेक्टर के ही पार्ट होते हैं। फिशरीज हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया और माइनिंग हो गया, ये सब के सब क्या है, ये प्राइमरी सेक्टर ही। इन सब में आप देखोगे तो नेचुरल रिसोर्सेस का यूज जो है वो आपको नजर आएगा। उसके बाद जब आप देखते हैं सेकेंडरी सेक्टर, तो सेकेंडरी सेक्टर की जब हम बात करते हैं तो उसमें आपको मेनली तीन डिवीजन जो है वो नजर आते हैं। एक होता है मैन्युफैक्चरिंग, जो अभी अभी बात की, यहाँ पर आप देखो कि हम गए प्रोडक्ट को लेकर और हमने इंडस्ट्री से क्या किया, एक नया प्रोडक्ट बना दिया जिसको हमने बोला मैन्युफैक्चर्ड, है ना, जिसको हमने क्या बोला, मैन्युफैक्चर्ड। और ये प्रोसेस क्या कहलाई, ये कहलाई मैन्युफैक्चरिंग। तो इंडस्ट्री से जब किसी नए प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं तो वो प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग कहलाती है। क्लियर। दूसरा अगर हम बात करें सेकंड इसमें, तो वो है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन मींस कि अगर मान लीजिए कि आपने क्या किया, आपने एक सोर्स से एक डेस्टिनेशन तक एक रेलवे लाइन जो है वो कंस्ट्रक्ट की है। तीसरा आपने इसमें ये किया कि सर मान लीजिए कि आपने एक हॉस्पिटल जो है वो बनाया, आपने एक स्कूल जो है वो बनाया, तो आपने क्या किया, आपने किया कंस्ट्रक्शन, आपने चीजों का किया निर्माण, है ना, वो भी सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट है। और गैस, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो है वो भी सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। थर्ड अगर हम पॉइंट की बात करते हैं तो वहां आता है टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर आप उस हर सेक्टर को ले सकते हैं या वहां पर हर सेक्टर की बात कर सकते हैं जहां पर सर्विस को प्रोवाइड किया गया है, सर्विस का प्रोडक्शन हुआ हो। जैसे अगर हम बात करें ट्रेड, जैसे हम बात करें ट्रेड, होटल्स, रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, फाइनेंशियल सर्विसेज लाइक बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर सर्विसेज। तो जहां से भी सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा, जहां से भी सर्विस जो है वो प्रोड्यूस की जाएंगी, वहां आप देखिएगा वो सेक्टर आपको सर्विस सेक्टर के तौर पर नजर आएगा। तो ये तो बात हो गई कि सर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर में मेनली जो है वो किस किस टाइप की चीजें जो है वो आती हैं या क्या क्या उसमें शामिल होती हैं। अब जो बात आती है, जो इंपॉर्टेंट टर्म है उसका, वो ये है कि आखिर प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर हमारी इकोनॉमी पर किस प्रकार का रोल, किस प्रकार का इम्पैक्ट जो है वो डालते हैं, आखिर किस कंडीशन पर हमारी ये डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर जो है वो इकोनॉमी पर प्रभाव जो है, इकोनॉमी पर इम्पैक्ट जो है वो डालते हैं। आइए उनके बारे में बात करें तो सबसे पहले आप देखो तो रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमी पर किस तरीके का इंपॉर्टेंस रखता है, किस तरीके का रोल है उसका, तो वो अगर बात करें, जितने भी सेक्टर हैं, ये पहला पॉइंट आपका सब में कॉमन रहेगा कि सर कंट्रीब्यूशन टू द नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री, है ना। तो ये पहला जो पॉइंट है ये सब में कॉमन है। प्राइमरी सेक्टर की बात करेंगे तो वहां पर भी आपको कंट्रीब्यूशन नजर आएगा। सेकेंडरी सेक्टर की आप बात करोगे वहां पर भी कंट्रीब्यूशन नजर आएगा। टर्सरी सेक्टर की आप बात करोगे वहां पर भी कंट्रीब्यूशन नजर आएगा, राइट। तो आप देखोगे कि जितने भी सेक्टर हैं जहां पर भी प्रोडक्शन हो रहा है उसमें आपको कंट्रीब्यूशन नजर आएगा ही आएगा। अब कंट्रीब्यूशन कहीं पर ज्यादा और कहीं पर कम हो सकता है। जैसे मैंने आपको ये बताया कि सर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर पे जीडीपी पर या कंट्री की जो नेशनल इनकम है उस पे जो कंट्रीब्यूशन की बात होगी तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है टर्सरी सेक्टर और सबसे कम कंट्रीब्यूट कर रहा है प्राइमरी सेक्टर। लेकिन इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये नहीं है कि प्राइमरी सेक्टर को हम गिनेंगे ही नहीं, प्राइमरी सेक्टर को काउंट ही नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन भी इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों है तो उसकी भी अभी बात होगी। फिर बात करें तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखो पॉजिटिव सेंस में देखना है तो एम्प्लॉयमेंट टू लार्ज पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन, ये प्राइमरी सेक्टर पर आपको नजर आएगा कि पॉपुलेशन का एक बड़ा पार्ट जो है वो एम्प्लॉयमेंट के लिए, वो अपनी सोर्स ऑफ इनकम के लिए वो कहाँ लगा हुआ है, वो प्राइमरी सेक्टर पर लगा हुआ है। लेकिन याद रखिएगा कि प्राइमरी सेक्टर और प्राइमरी सेक्टर में मेनली जब आप एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर में जो मोर देन 55% की पॉपुलेशन आपको दिखाई देती है ना, वो कहीं ना कहीं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन पर नजर आएगी, वो कहीं ना कहीं हिडन अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन पर नजर आएगी। तो ये भी एक पॉइंट इसमें याद रखिए, जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों साइड में आप चीजों को समझ सकते हैं। फूड सप्लाई, एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें, प्राइमरी सेक्टर में अगर एग्रीकल्चर की बात करते हैं
तो याद रखिएगा कि ये एक ऐसा सेक्टर है जो फूड सप्लाई हमारे कंट्री पर, हमारे नेशन पर बेहतर तरीके से करता है। इस सेक्टर को अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करते हैं, उससे गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रही है, वो लोगों तक चीजों को पहुंचा भी रही है। पीडीएस का ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रहा है, बफर स्टॉक जैसी चीजें जो हैं वो फुलफिल हो रही हैं, है ना। और साथ ही साथ गवर्नमेंट जो वेलफेयर कर रही है ना, उन चीजों को भी क्या किया जा रहा है, एग्जीक्यूट किया जा रहा है। अगर फूड सप्लाई नहीं होगा, अगर फूड प्रोडक्शन बेहतर तरीके से नहीं होगा, तो ना तो पीडीएस एग्जीक्यूट हो सकता है सही तरीके से, ना तो बफर स्टॉक मेंटेन कर सकते हैं, और ना ही वेलफेयर के लिए जो अलग अलग प्रकार से चीजें की जा रही हैं बीपीएल में रहने वाले लोगों के लिए, वहां पर इस प्रकार की सिचुएशन जो है वो देखने को मिलेगी ही नहीं, और कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम को जन्म देगी। तो फूड सप्लाई एक ऐसा सेक्टर, फूड सप्लाई एक ऐसा रोल है प्राइमरी सेक्टर का, जो इंडियन इकोनॉमी की बात करें या किसी भी इकोनॉमी की अगर हम बात करते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट या मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल के तौर पर देखा जाता है। क्योंकि भाई अगर हम बात करते हैं फूड सिक्योरिटी की, तो फूड सिक्योरिटी के लिए भी तो हमारे सामने जरूरत होती है क्या, हमारे सामने जरूरत होती है फूड की अवेलेबिलिटी। अब फूड को आप जब प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहे हो, फूड सप्लाई ही नहीं हो पा रही है, तो फूड सिक्योरिटी की बात फिर कहां से कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है। तो जितने भी अलग अलग टर्म आपको मिल रहे हैं, सब डिपेंडेंट होते हैं प्रोडक्शन के ऊपर, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के ऊपर। अगर वो बेहतर होगा तो ये चीजें अपने आप बेहतर चलती रहेंगी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, तो इंडस्ट्री के लिए जो रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी है, वो ज्यादातर केस में, मैक्सिमम केस पर वो कहां से मिलेगी, वो मिलेगी आपको प्राइमरी सेक्टर से। सर एग्जाम्पल के जरिए इसको कैसे समझ सकते हैं, तो जैसे मान लीजिए कि एक आटा बनाने वाली कंपनी है, आशीर्वाद आटा, राइट। आशीर्वाद आटा जो है वो अपना जो प्रोडक्ट बनाती है, इंडस्ट्री से बना रही है, तो वो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है। लेकिन उस मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट के प्रोडक्शन के लिए रिक्वायरमेंट है किसकी, रिक्वायरमेंट है कि आप क्या करो, आप उसमें गेहूं का एज अ रॉ मटेरियल के तौर पर यूज करो। अब गेहूं का प्रोडक्शन कहां पर होगा, गेहूं का प्रोडक्शन होगा सर प्राइमरी सेक्टर पर। अगर प्राइमरी सेक्टर पर गेहूं की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो इंडस्ट्री सेक्टर पर फिर कहां से प्रोडक्शन जो है वो हो पाएगा। तो ज्यादातर केस में इंडस्ट्री सेक्टर के लिए रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी यहां से देखने को मिलती है। अगर ये सेक्टर ग्रोथ करता है, तो यहाँ पर आपको इन सेक्टर पर इजिली रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी जो है वो देखने को मिलेगी, और वहां से उनके प्राइजेस जो हैं वो भी डाउन होते नजर आएंगे आपको। बात समझ में आ रही है। सेकंड अगर हम बात करते हैं, तो सेकेंडरी सेक्टर का जो रोल और इंपॉर्टेंस है उसको कैसे डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले तो ये कि सर सेकेंडरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो नेशनल इनकम पर देखने को मिलता है कंट्री के, और ये एक ऐसा सेक्टर है जो सबसे ज्यादा इंप्लॉयमेंट जनरेशन कर सकता है। चाहे आप लेबर क्लास से लेकर व्हाइट कॉलर जॉब तक की अगर आप बात करोगे, तो आप ये याद रखिएगा कि यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट लेवल के एम्प्लॉयमेंट जो है, डिफरेंट डिफरेंट लेवल के जॉब्स जो हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। बात समझ में आ रही है। तो ये याद रखिए ये एक ऐसा सेक्टर है जो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर सकता है, सबसे ज्यादा लोगों के पास में सोर्स ऑफ इनकम जो है वो यहाँ से हो सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, बिल्कुल होता है। अगर मान लीजिए कि एक इंडस्ट्री डेवलप हो रही है, तो वो अपने आसपास के एरिया पर क्या करेगी, अपने एम्प्लॉय के लिए रहने के लिए घर बनाएगी, है ना। तो रेसिडेंशियल एरिया डेवलप होंगे, वो अपने आसपास के कनेक्टिविटी के लिए वो क्या करेगी, मतलब जैसे अगर मान लीजिए कि एक रेसिडेंशियल एरिया है और वहां से इंडस्ट्री तक आने के लिए तो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी डेवलप करेगी, साथ ही साथ उनके एम्प्लॉय के बच्चों के लिए वो स्कूल फैसिलिटी डेवलप करेगी, फैमिली बीमार भी तो होगी तो वो हॉस्पिटल फैसिलिटी डेवलप करेगी। और इतने लोग जब उस पर्टिकुलर एरिया पर आ रहे हैं, इतने लोग जब वहां पर रहना चालू करेंगे, तो उसके आसपास का मार्केट भी तो डेवलप होगा, वहां से इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। और साथ ही साथ जो प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब अपार्ट फ्रॉम इंडस्ट्री, वो भी आपको ग्रोथ करता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर याद रखिएगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है वो इस सेकेंडरी सेक्टर के कारण ज्यादा तेजी से आपको देखने को मिलेगा। प्रोडक्शन ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जो है वो ज्यादा तेजी से बढ़ेंगे, और ज्यादा से ज्यादा आप मैन्युफैक्चरिंग आइटम जो है उनको प्रोड्यूस कर सकते हो। इसका इंपैक्ट ये पड़ेगा कि जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करोगे तो आप आ जाओगे कहां पर, सरप्लस पर। और जब आप सरप्लस पर होगे तो इस केस पर आपका जो इंपोर्ट होगा वो क्या हो जाएगा, डाउन होगा। और दूसरा केस जो है वो बोलता है कि अगर आपके पास सरप्लस है तो आप क्या कर सकते हो, उसको आप कर सकते हो एक्सपोर्ट। तो एक केस में आपका इंपोर्ट डाउन भी हो रहा है और उसी केस में आपका एक्सपोर्ट जो है वो इंक्रीज भी हो रहा है। तो अगर आप मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हो तो आपका एक्सपोर्ट जो है कंट्री का इंक्रीज होगा, फॉरेन रिजर्व जो है वो बढ़ेगा। इंडस्ट्री के डेवलपमेंट से इंडस्ट्री के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल ये भी होता है
कि इंडस्ट्री के कारण से जब एरिया डेवलप होना चालू होता है ना, तो उस पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले लोगों की जो इकोनॉमिक कंडीशन होती है वो इंप्रूव होती है, और धीरे धीरे वो पर्टिकुलर एरिया जो है ना वो एक बेहतर सिचुएशन पर, बेहतर इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलता है। वहां से हम बोलते हैं कि सर वो पर्टिकुलर रीजन में आपको स्टेबिलिटी नजर आती है। बात समझ में आ रही है? तो ये याद रखिएगा कि एक सिचुएशन ये बनती है कि रीजनल इम्बैलेंस होता है, जहां पर पर्टिकुलर एरिया के डेवलप ना होने पर वो वहां से लोग जो है वो माइग्रेंट करना चालू, माइग्रेशन में पार्ट लेते हैं या वहां से माइग्रेंट होते हैं। और दूसरी सिचुएशन ये बनती है कि अगर वो एरिया डेवलप है तो उस पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले लोग जो हैं उनके सोर्स ऑफ इनकम बेहतर है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर है, तो वो लोग जो हैं वो वहां पर रहते हैं और पर्टिकुलर एरिया का डेवलपमेंट और तेजी से होता है। तो कहीं ना कहीं एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी या रीजनल स्टेबिलिटी जो है वो आपको वहां पर देखने को मिलती है। इसमें अगर हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे, तो इसमें और भी अलग अलग, इसमें हम सोशल क्लॉज को भी रिलेट करके और चीजों को समझा सकते हैं कि जो एरिया प्रॉपरली डेवलप्ड होता है या जिस एरिया में लोगों के पास में सोर्स ऑफ इनकम होते हैं, सामान्य तौर पर जनरली अगर आप देखोगे तो वहां पर जो क्राइम रेट होंगे वो भी रिड्यूस हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो वो भी पॉइंट याद रखना है आपको। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि सर टर्सरी सेक्टर में रोल एंड इंपॉर्टेंस जो है वो क्या हो सकता है, टर्सरी सेक्टर के क्या क्या इंपॉर्टेंस है हमारी कंट्री की इकोनॉमी पर। तो सबसे पहले तो सर कंट्रीब्यूट टू नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री, कंट्री के जो नेशनल इनकम है, जो जीडीपी में है, उसमें कंट्रीब्यूशन टर्सरी सेक्टर का देखने को मिलता है। और ऐसा वैसा कंट्रीब्यूशन नहीं, कंट्री के तीनों ही सेक्टर पर, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, तीनों ही सेक्टर पर मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन जो है वो आपको टर्सरी सेक्टर का नजर आएगा। बात समझ में आ रही है? कंट्रीब्यूशन इन प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। अट्रैक्टिंग फंड फ्रॉम अब्रॉड, आपके यहाँ पर अगर टर्सरी सेक्टर बेहतर होता है तो बाहर से आने वाला जो इन्वेस्टमेंट है, बाहर से आने वाला जो ट्रेड है, वो भी क्या हो जाता है, बेहतर होता है। और जब ऐसी सिचुएशन बनती है, लिबरल सिचुएशन बनती है, बेहतर सिचुएशन बनती है, तो वहां पर आपकी कंट्री पर अब्रॉड से आने वाला फंड जो है या फॉरेन करेंसी जो है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। राइट। कंट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस सेक्टर इन एक्सपोर्ट, तो यहां से अगर आप इस चीज को बेहतर करते हो तो ये कंट्रीब्यूट करता है एक्सपोर्ट को बढ़ावा देकर, निर्यात को भी बढ़ावा देकर। इंडियन इकोनॉमी की अगर मैं की फीचर की बात करता हूं तो इसमें क्या क्या चीजें जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। तो की फीचर को जब आप देखोगे तो मेनली, वैसे तो फीचर्स जो हैं बहुत सारे हैं, लेकिन अगर हम मेन फीचर्स की बात करते हैं तो इंडियन इकोनॉमी में सबसे पहला फॉर्म आपको नजर आएगा प्लान्ड फॉर्म ऑफ इकोनॉमी, या इकोनॉमी का प्लान फॉर्म, है ना। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं इकोनॉमी का जो नियोजित रूप है, जो प्लान्ड फॉर्म है, वो किस टाइप का है। इंडिया जब इंडिपेंडेंस की तरफ चल रहा था उसके पहले ही 1934 पे ही फर्स्ट प्लान जो है, जिसको हम विश्वेश्वरैया प्लान के नाम से जानते हैं, फर्स्ट प्लान आया था। और वहां पर ये बोला गया था कि भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो करिए, हैवी स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन करिए, जिसके कारण से नेक्स्ट 10 ईयर में कंट्री की इनकम जो है वो डबल हो जाएगी, है ना। फिर उसके बाद धीरे धीरे सर्वोदय प्लान आया, गांधीयन प्लान आया, बॉम्बे प्लान आया, है ना। और तो यहाँ पर हमने देखा कि हम अलग अलग टाइम ड्यूरेशन पर अलग अलग प्लान को लेकर क्या कर रहे थे, चीजों को डेवलप कर रहे थे, एक एम बना रहे थे और इस एम को अचीव करने का प्रयास कर रहे थे। तो यहाँ पर याद रखिए कि इंडियन इकोनॉमी में जब भी आपको इकोनॉमी की बात होगी, पहला पॉइंट आप यही बोलोगे कि सर इंडियन इकोनॉमी प्लान फॉर्म ऑफ इकोनॉमी की कंडीशन पे होती है, और यहाँ पर हर लेवल पर आपको एक प्लान जो है वो नजर आएगा। अब देखिए, आफ्टर इंडिपेंडेंस फिर हमने क्या अपनाया, हमने अपनाया नेहरू महालनोबिस प्लान। राइट, हमने अपनाया नेहरू महालनोबिस। तो हमने अपनाया नेहरू महालनोबिस प्लान, जिसको आप फर्स्टली बोलते हो ट्रिकल डाउन अप्रोच, है ना। जो अप्रोच था वो कौन सा था सर, वो था ट्रिकल डाउन अप्रोच या टॉप डाउन अप्रोच, और जिसका यूज करके हमने क्या करना चालू किया, हमने कंट्री में प्लान बनाकर चीजों को एम बनाया और एम बनाकर हमने उसको अचीव करने की कोशिश की। ट्रिकल डाउन अप्रोच के साथ में हमने क्या किया, हमने 5 ईयर प्लान बनाए, और 5 ईयर प्लान के जरिए अलग अलग टाइम ड्यूरेशन पर जब आप देखते हो तो अलग अलग टाइम पर अलग अलग चीजों को हम लेकर आए, है ना। अलग अलग टाइम पर अलग अलग टारगेट हमने बनाया। जैसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान की अगर मैं बात करता हूं तो याद रखिए कि उसमें क्या बोल रहे हैं, जैसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान की मैं बात करता हूं तो बोल रहा है कि भाई देखो, हैराल्ड डोमर मॉडल है, और हैराल्ड डोमर मॉडल जो है उसमें बोला कि क्या करो, कंट्री में जो डेवलपमेंट करो उसका मेन बेस होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। राइट, तो यहाँ पर एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर के डेवलपमेंट से रिलेटेड चीजों की बात जो है वो की गई।
सेकेंड प्लान आया तो हमने ये बोला कि देखो ये प्लान जो है वो नेहरू महालनोबिस प्लान है, राइट। और नेहरू महालनोबिस प्लान ने, नेहरू जी का नाम जहां पर भी आएगा ना तो वो आप याद रखिएगा कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के ये थोड़े से आपको सपोर्टर नजर आएंगे। तो इन्होंने ये बोला कि टारगेटेड फॉर्म पर आपको क्या करना चाहिए, इंडस्ट्री का डेवलपमेंट करना चाहिए। तो यहां से लेकर फर्स्ट से लेकर और कहां तक, जब हम 12th 5 ईयर प्लान तक बात करते हैं, आपको पता है कि प्लानिंग कमीशन के अंडर में इंडिया में डिफरेंट एम को अचीव करने के लिए हमने 12 5 ईयर प्लान को एग्जीक्यूट किया है। और 12 5 ईयर प्लान के बाद में जो 12th 5 ईयर प्लान था वो 2017 में खत्म हो गया, जिसके बाद 13 5 ईयर प्लान जो है वो नहीं आया। रीजन था प्लानिंग कमीशन का रिप्लेस हो जाना, नीति आयोग का आ जाना, और 5 ईयर प्लान की जगह शॉर्ट टर्म रोलिंग प्लान की कंडीशन जो है वो कंट्री पर एग्जीक्यूट हो जाना। तो यहां पर याद रखिए, बताने का सिर्फ एक मतलब है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया प्लानिंग के मॉडल चेंज होते गए, प्लानिंग के अप्रोच चेंज होते गए, लेकिन एम को अचीव करने के लिए, टारगेट को अचीव करने के लिए इकोनॉमी पर आपको प्लानिंग जो है वो देखने को लगातार मिलती रही। हमने प्लान बनाया, हमने एम बनाया कि हम 2047 तक एक विकसित भारत के तौर पर देखेंगे, डेवलप्ड नेशन के तौर पर वर्ल्ड में दिखेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, हम एम बना रहे हैं ना, और उस एम को अचीव करने के लिए छोटे छोटे टारगेट सेट कर रहे हैं और उनको अचीव करके हम वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको प्लानिंग जो है वो लगातार दिखेगी। तो इंडियन इकोनॉमी का जो पहला फीचर है ना, वो यही कहता है कि भाई हमको जो भी चीजों को अचीव करना है हम उसके लिए प्लान बनाएंगे। रैंडमली रिसोर्सेस का एग्जीक्यूशन या रैंडमली रिसोर्सेस का कंजम्पशन करना चालू नहीं कर देंगे। हम प्रॉपर तरीके से प्लान बनाएंगे ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की कंडीशन बनी रहे, आगे आने वाली जनरेशन के लिए रिसोर्सेस की अवेलेबिलिटी जो है वो भी बनी रहे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पॉपुलेशन प्रेशर, पॉपुलेशन प्रेशर ये भारत के ऊपर अब जरूर देखने को मिल रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन जितनी ज्यादा बढ़ रही है उसके बेसिस पर आपके पास में रिसोर्सेस की अवेलेबिलिटी वो कम होती जा रही है, और उतने रिसोर्सेस के बेसिस पर पूरी की पूरी पॉपुलेशन का डेवलपमेंट कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, जिसके कारण से आप देखोगे तो कंट्री में पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और बाकी चीजें जो हैं वो आपको नजर आती हुई दिखाई देती है ना। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि पॉपुलेशन और पॉपुलेशन के मामले पर इंडिया चाइना को पीछे छोड़कर वर्ल्ड का फर्स्ट पॉपुलेशन वाली कंट्री जो है वो बन गया है। और ये एक ऐसा पैरामीटर है जिसमें हमको बहुत ज्यादा गर्व करने की जरूरत नहीं है ना। ये एक चिंता का विषय है, गवर्नमेंट को इस पर कुछ जरूर रेगुलेशन करना चाहिए, अपनी पॉलिसीज को थोड़ा सा स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए और कुछ ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जिससे कंट्री में पॉपुलेशन को थोड़ा रेगुलेट किया जा सके। बात समझ में आ रही है? तो ये याद रखेंगे। फिर आता है डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर, बिल्कुल डिपेंडेंसी नजर आती है। मतलब हमारे यहाँ पर कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा सर्विस सेक्टर प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन हमारे यहाँ पर लोगों की जो डिपेंडेंसी है, जो पॉपुलेशन की डिपेंडेंसी है, वो एग्रीकल्चर पर मैक्सिमम दिखाई देती है। सर कैसे दिखाई देती है? तो एग्रीकल्चर पर मैंने आपको ये बोला कि भाई देखो ऐसा है कि अप्रोक्सीमेट जो है वो मोर देन 55% की जो पॉपुलेशन है, जब आप उसको देखते हो तो वो यहाँ पर लगी होती है। और जब वो इस पॉपुलेशन की आप बात करोगे तो क्वेश्चन ये उठता है कि क्या सर इतने लोगों की जरूरत है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में कि कंट्री की 55% से ज्यादा की पॉपुलेशन इस सेक्टर पे लगी हो? तो इसका आंसर है नहीं। और जब नहीं जरूरत है तो वहां पर एक पॉइंट याद रखिए कि जब इतने लोगों की जरूरत नहीं है, इट मीन्स कि ये जरूरत से ज्यादा लोग हैं। और जब जरूरत से ज्यादा लोग होते हैं तो वहां पर हम बोलते हैं सर जीरो प्रोडक्टिविटी, राइट। वहां हम क्या बोलते हैं सर? जीरो प्रोडक्टिविटी। और जीरो प्रोडक्टिविटी की जो सिचुएशन होती है वो जनरेट करती है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर याद रखिएगा कि जब भी हम जरूरत से ज्यादा लोगों की बात करेंगे, जब भी हम जितनी नीड है उससे ज्यादा लोगों की बात करेंगे, तो वो जीरो प्रोडक्टिविटी की कंडीशन होगी। और उस जीरो प्रोडक्टिविटी की कंडीशन के कारण उस पर्टिकुलर एरिया पर, पर्टिकुलर एग्रीकल्चर पर आपको डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन जो है वो देखने को मिलेगी। तो ये एक रीजन है और एक प्रकार की अगर आप देखोगे तो की फीचर है, लेकिन नेगेटिव साइड में। बात समझ में आ रही है? तो फीचर्स जो हैं वो तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं ना, तो आपको समझना उसी आधार पर पड़ेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी जो है वो आपको यहाँ पर नजर आती है, बिल्कुल नजर आती है। क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा होने के साथ साथ रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी जो है वो उन पर प्रेशर पड़ रहा है, और आप पूरी की पूरी पॉपुलेशन को सही तरीके से स्किल्ड भी नहीं कर पा रहे हो। और स्किल्ड नहीं होने के कारण अगर हम बात करें तो उनको जो सोर्स ऑफ इनकम की सिचुएशन है वो कंडीशन जो है वो नहीं मिल पा रही है।
तो इसके कारण से पॉवर्टी कंट्री में लगातार बढ़ रही है, और पॉवर्टी जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे इनइक्वालिटी जो है वो देखने को मिलेगी। और इसी को समझाने के लिए आपने शायद पढ़ा हो पहले प्री के टाइम पर, मैंने आपको पढ़ाया था लेफर कर्व, राइट। तो लेफर कर्व जो है वो भी, और इंडिया की सिचुएशन में आप देखो तो लगातार ऐसी सिचुएशन जो है वो आपको नजर आती है जहां पर इक्वालिटी लाइन से इंडियन इकोनॉमी पर जो कर्व बनता हुआ नजर आ रहा है वो कहीं ना कहीं ज्यादा गैप नजर आ रहा है। इसका मतलब यही है कि इंडियन इकोनॉमी पर जो रिसोर्सेस या जो इनकम की इनइक्वालिटी है, रिसोर्सेस की इनइक्वालिटी है, वो लगातार इंक्रीज हो रही है। और यही रीजन है जिसकी वजह से आप देखते हो 10:90 की सिचुएशन इंडिया में देखने को मिलती है। इट मींस कि 10% पॉपुलेशन 90% रिसोर्सेस को ओन कर रही है, 90% पॉपुलेशन 10% रिसोर्सेस को ओन कर रही है। तो ये प्रॉब्लम है, इसको दूर करना पड़ेगा। और स्टीरियोटाइप या रूढ़िवादिता विचारधारा जो है वो भी कहीं ना कहीं इंडियन इकोनॉमी पर डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर पर आज भी देखने को मिलती है, और इसके कारण से कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर एरिया का डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से या दूसरे एरिया के कंपेयर में पीछे रह जाता है, या प्रॉपर तरीके से हो ही नहीं पाता है। बात समझ में आ रही है? तो ये भी एक चीज इसमें जरूर याद रखेंगे। इसके अलावा भी कई फीचर्स हो सकते हैं जिनके बारे में हम आगे के टॉपिक पर चर्चा करते रहेंगे। बात समझ में आ रही है? चलिए, यहाँ पर मैंने इनकी थ्योरी मेंशन की हुई है, ये आपको देखना है, ठीक है। और उसके बाद इसमें लास्टली जो आप देखेंगे वो ये है कि मेजर चैलेंजेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अगर आप देखो तो जो इंडियन इकोनॉमी को हम डेवलप्ड नेशन की कैटेगरी पर पहुंचाने की बात कर रहे हैं, या इंडियन इकोनॉमी के जो ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं, उस ग्रोथ पे आखिर क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या बैरियर के फॉर्म में चीजें जो हैं वो देखने को मिलेंगी, तो उनको हमने पॉइंट के फॉर्म पे डिफाइन किया हुआ है। आइए एक एक करके उसके भी बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो फिस्कल हेल्थ। फिस्कल हेल्थ की अगर हम बात करें ना, तो यहाँ पर मैंडेटरी है कि भाई कंट्री में जो फिस्कल हेल्थ, करंट में अगर आप देखोगे तो करंट में जो फिस्कल डेफिसिट है ना, करंट में जो फिस्कल डेफिसिट है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है। ईयर 2022-23 का जो फिस्कल डेफिसिट था वो 6.4% ऑफ जीडीपी था। तो यहाँ पर अगर बात करें तो 6.4% ऑफ जीडीपी, लेकिन नेक्स्ट ईयर जब आप देखते हो तो ये 5.4 आपको नजर आता है। अब जो अब बजट आने वाला है ना 22 को, तो जब उसकी आप बात करोगे तो वहां पर देखिएगा कि कंट्री का जो फिस्कल डेफिसिट के बारे में बात होगी वो कहीं ना कहीं और कम होता हुआ आपको नजर आएगा, और उसका ग्राफ गिरता हुआ नजर आएगा। तो इसका रीजन ये है कि जैसे जैसे फिस्कल डेफिसिट जो है वो गिर रहा है ना, जैसे जैसे फिस्कल डेफिसिट जो है वो गिर रहा है, वैसे वैसे हम बोलते हैं कि इसका ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है। इट मीन्स कि जब डेफिसिट कंट्री के ऊपर से कम होता है, देश का घाटा कम होता है, तो कंट्री का जो फिस्कल हेल्थ होता है वो किस फॉर्म पर जाएगा, वो अगर आप बात करोगे तो कहां पर जाएगा, वो जाएगा बैलेंस्ड फॉर्म ऑफ फिस्कल हेल्थ पर। तो जब ऐसी सिचुएशन होगी तो वो नेशन के लिए बेहतर है। तो गवर्नमेंट जो है वो इस चैलेंज को ध्यान में रखते हुए, गवर्नमेंट जो है इस प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए अपना बजट बनाती है। एफआरबीएम के टारगेट के बेसिस पर वो चीजों को अचीव करने की कोशिश करती है, और अपने डेफिसिट को लगातार डिक्रीज करती है, जिससे लगातार आपको ग्राफ जो है वो गिरता हुआ नजर आता है। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो अभी जब हमारा नया बजट आ जाएगा तो मैं आपको नए डेटा के बेसिस पर चीजों को बताऊंगा। जब मैं बजट पढ़ाऊंगा ये नए 22 के बाद, है ना, तो जब हम फिस्कल पॉलिसी और बाकी चीजों को पढ़ेंगे तब मैं आपको बजट पढ़ाऊंगा, और वहां पर नए डेटा के बेसिस पर मैं कुछ ऐसे सिनॉप्सिस जो है वो वापस से आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो कुछ डेटा और मैं आपके अपडेट करा दूंगा। अब देखिए, दूसरा बोल रहे हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट ऑफ बैंक। देखिए, बैंकिंग की अगर हम बात करते हैं तो बैंक अगर फाइनेंस करता है और उस फाइनेंस से आप देखो तो 90 डेज तक किसी भी प्रकार से कोई भी रिकवरी जो है वो नहीं हो पाती। बात समझ में आ रही है? 90 डेज तक किसी प्रकार से कोई भी रिकवरी नहीं होती, तो वैसे सिचुएशन पर बैंक बोलता है कि यार हमारा ये जो फाइनेंस था ना, ये हमारा एनपीए हो गया है, ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट की सिचुएशन पर चला गया। अब ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट की सिचुएशन पर है, तो ये कहीं ना कहीं बैंक को क्या करेगा, पीछे की तरफ खींचेगा। बैंक कहीं ना कहीं लॉस में जाएंगे, और बैंक के लॉस में जाने से इकोनॉमिक फ्लो जो है कंट्री का वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होगा, और इकोनॉमी पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। तो ये भी एक प्रॉब्लम ही है जिसके लिए गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि हम इसको रिकवर कर सके और बैंकों के एनपीए को कम कर सके। सॉल्यूशन के तौर पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बैंक बोलती है कि हमने क्या किया हुआ है, हमने बैड बैंक की कॉन्सेप्ट जो है वो लेकर आए, जिसमें हम
ARC और पारा जैसी यूनिट को इस्टेब्लिश किए हैं, जो बैंकों के एनपीए को खरीद कर मार्केट से उसकी वसूली करते हैं और बैंकों के एनपीए जो हैं वो क्या हो जाते हैं, कवर हो जाते हैं या रिकवर हो जाते हैं और कम दिखाई देने लगते हैं। बात समझ में आ रही है? पॉपुलेशन जो है वो एक प्रॉब्लम जरूर है, पॉपुलेशन को रेगुलेट जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि पॉपुलेशन को अगर आप रेगुलेट नहीं करते हो तो आपके कंट्री पर जो अवेलेबल रिसोर्सेस हैं उनके ऊपर जो प्रेशर बनेगा वो बहुत ज्यादा होगा, और उन रिसोर्सेस पर जब प्रेशर होगा तो आप पूरे तरीके से डेवलपमेंट जो है वो कर ही नहीं पाओगे। बात समझ में आ रही है? पॉपुलेशन के कारण एक प्रॉब्लम और आती है कि पॉपुलेशन में ज्यादातर पॉपुलेशन जो है वो स्किल्ड नहीं हो पाती। जब स्किल्ड नहीं हो पाती तो उनके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो फिर वो धीरे धीरे बीपीएल पर जाने लगते हैं, और जितनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी, प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी कि उतने ज्यादा लोग बीपीएल पर इंक्रीज होंगे, और जब लोगों की पॉपुलेशन या लोगों की संख्या जो है या नंबर जो है वो बीपीएल में ज्यादा होते हैं तो बीपीएल में वेलफेयर की सिचुएशन जो है वो भी ज्यादा होती है, जिसके कारण से गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर आप बात करोगे वो भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है जिसको गवर्नमेंट को सॉर्ट आउट करना चाहिए और उसको थोड़ा सा रिजॉल्व करने की जरूरत है। रिजॉल्व कैसे करेंगे? अपनी पॉपुलेशन पॉलिसीज में थोड़ा चेंजेस करें, जो भी पॉपुलेशन पॉलिसीज है उनका एग्जीक्यूशन बेहतर तरीके से करें, अगर जरूरत हो तो स्ट्रिक्टली उनको फॉलो किया जाए, लेकिन पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए नेशन पर। बात समझ में आ रही है? माइग्रेशन की प्रॉब्लम इसलिए हो रही है, ये भी एक चैलेंज है क्योंकि लोग जो हैं वो अपनी जगहों को छोड़कर दूसरी जगहों की तरफ जा रहे हैं। ये जनरली माइग्रेशन तब होता है जब अंडर डेवलप्ड से डेवलप्ड रीजन की तरफ मूवमेंट जो है वो नजर आता है। जैसे अगर हम बात करें तो हम ऐसे एरिया से बिलोंग कर रहे हैं जहां पर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला, तो हमने क्या किया, हम दूसरे एरिया पर आ गए। सब बात समझ में आ रही है ना? तो जैसे आपने देखा है कोविड के टाइम पर कि सब प्रवासी मजदूर जो हैं वो क्या कर रहे थे, वो मध्य प्रदेश, यूपी और बिहार के वो अलग अलग जगहों से वापस आ रहे थे, और वहां पर हमको समझ में आया कि सर राज्य के इतने ज्यादा लोग मजदूरी करने के लिए दूसरे क्षेत्रों पर, दूसरे राज्यों पर, दूसरे स्टेट्स की इंडस्ट्री पर जो है वो गए हुए हैं, उन्होंने इतने ज्यादा लोग जो है वो माइग्रेशन किए हुए थे। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं ना तो हमको ये पता चलता है कि ये माइग्रेशन का रीजन ही यही है, क्योंकि हमने पर्टिकुलर एरिया पर डेवलपमेंट बेहतर नहीं किया, इतना नहीं किया कि उस पर्टिकुलर एरिया पर बेहतर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सके, जिसके कारण से हम बोलते हैं कि यहाँ से लोग जो हैं वो उस एरिया की तरफ माइग्रेंट होते हैं, यहाँ से लोग जो हैं वो उस तरफ माइग्रेंट होते हैं जहां पर डेवलपमेंट ज्यादा नजर आता है। बात समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, लैक ऑफ स्किल्ड एजुकेशन जो है वो एक प्रॉब्लम के तौर पर जरूर देखने को मिल रही है। ठीक है, तो अगर कंट्री में पॉवर्टी है, पॉवर्टी लगातार इंक्रीज हो रही है, कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो लगातार इंक्रीज हो रहा है, स्किल, लैक ऑफ स्किल की सिचुएशन जो है वो लगातार देखने को मिल रही है, तो ये भी एक समस्या है। इसकी वजह से भी इंडियन इकोनॉमी सही तरीके से, पूरे तरीके से डेवलप नहीं हो पा रही है। राइट, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो इसमें देखिए एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि यार देखो एग्रीकल्चर सेक्टर की जब आप बात करोगे ना तो यहाँ एक चीज आपको नजर आएगी कि मोर देन 55% की पॉपुलेशन जो है वो लगी हुई है। ये मतलब अगर आप देखोगे तो ये एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंसी जो है वो बहुत ज्यादा उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसके कारण से जीरो प्रोडक्टिविटी की सिचुएशन नजर आती है। यहाँ जीरो प्रोडक्टिविटी के कारण डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो नजर आता है। तो यहाँ पर आप देखो तो एक्सेसिव डिपेंडेंसी जो है वो एग्रीकल्चर पर है, जिससे डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, डेट, अगर आप देखो तो प्रीडोमिनेंस ऑफ मार्जिनल फार्मर, है ना, ये समस्या जो है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। इंडिया में मार्जिनल फार्मर की अगर हम बात करते हैं ना, और इंडिया और एमपी दोनों की सिचुएशन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ मोर देन 50% फार्मर ऐसे हैं जो मार्जिनल फार्मर की सिचुएशन पर क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर का पार्ट बने हुए हैं। मार्जिनल फार्मर वो होते हैं जिनके पास 1 एकड़ से कम जमीन होती है, जिनके पास 1 एकड़ से कम लैंड पर, एग्रीकल्चर लैंड पर ऑनरशिप होती है, उनको हम बोलते हैं वो मार्जिनल फार्मर है। जिनका प्रोडक्शन कम होगा, जिनका सोर्स ऑफ इनकम कम होगा, और जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो एक लेवल तक रहती है, वो बहुत ज्यादा ग्रोथ जो है वो उस एग्रीकल्चर के बेस पर नहीं कर पाते हैं। बात समझ में आ रही है? फिर अगर बात करें तो डिजिटल डिवाइड एक सिचुएशन है। हम बात करते हैं किसकी? हम बात करते हैं डिजिटल इंडिया की। और डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं तो डिजिटल इंडिया के जरिए आप सर्विसेज को घर बैठे लोगों तक पहुंचा पा रहे हो, ई कॉमर्स को बढ़ावा दे रहे हो, ई गवर्नेंस को बढ़ावा दे रहे हो, है ना। लेकिन अगर लोग जो हैं वो लिटरेट ही नहीं है, डिजिटली लिटरेट नहीं है, तो वैसे सिचुएशन पर डिजिटल इंडिया का ऑब्जेक्टिव कभी फुलफिल हो ही नहीं सकता।
तो यहाँ पर एक वर्ड यूज होता है डिजिटल डिवाइड। तो किसी भी पर्टिकुलर एरिया, किसी भी पर्टिकुलर नेशन पर जब डिजिटली लिटरेट लोगों की बात करें और डिजिटली इलिटरेट लोगों की बात करें, तो जब इसकी हम चर्चा करते हैं तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं कि भाई इतना एरिया, इतने लोग जो हैं वो डिजिटली लिटरेट हैं और इतने लोग जो हैं वो यहाँ पर डिजिटली इलिटरेट हैं। इस कंडीशन को हम डिजिटल डिवाइड बोलते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर एरिया पर डिजिटली इलिटरेट लोगों की नंबर जो है वो ज्यादा हो जाएंगे, तो वैसे सिचुएशन पर डिजिटल इंडिया का ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं हो पाएगा और वो एज अ बैरियर के फॉर्म पर वहां पर देखने को मिलेगा। तो इतनी चीजें हैं जिसके बेसिस पर अगर आप बात करोगे ना, तो ये समझ में आता है कि भाई देखो ऐसा है, इतनी चीजें हैं जिसके बेसिस पे अगर आप बात करते हो तो ये समझ में आता है कि अगर कंट्री का डेवलपमेंट करना है तो इस तरीके के जो चैलेंज है आपके नेशन के सामने, पहले आपको उनको रिजॉल्व करना पड़ेगा और उसके बाद जाकर फिर नेशन का जो प्रॉपर डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं हो सकता है। अब मैं इसकी थोड़ी एक चर्चा करता हूं और यहाँ पर एक मैंने ये डेटा जो है वो मेंशन किया हुआ है जो पीआईबी ने रिलीज किया था। इसमें देखिए डिफरेंट डिफरेंट डेटा, जैसे फिस्कल डेफिसिट, ये सब हम बात करेंगे। अभी सिर्फ आप डेटा देखिए, इन सब का मतलब मैं आपको समझा दूंगा। जैसे इन्फ्लेशन, फिस्कल डेफिसिट 2022-23 में आपने देखा 6.4%, और फिर आप बोलते हो कि भाई 22-23 में इन्फ्लेशन जो है वो सीपीआई के बेसिस पर 6.8 है और डब्ल्यूपीआई के बेसिस पर 11.5 है। सर्विस सेक्टर का अगर ग्रोथ रेट आप बात करोगे तो 9.1% नजर आता है, इंडस्ट्री में 4.1 नजर आता है और एग्रीकल्चर का 3.5 नजर आता है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की आप बात करो तो 563 बिलियन यूएस डॉलर जो है वो आपको 22-23 पर नजर आता है, जिसमें अभी इंक्रीमेंट जो है वो हो गया। ये डेटा गवर्नमेंट का जो इंतरिम बजट आया था वहां से लिया गया है। अब जब गवर्नमेंट का फुल बजट आ जाएगा 22 तारीख को, तो फिर मैं इस डेटा को आपको वापस से अपडेट करा दूंगा जब भी हम फिस्कल पॉलिसी की चर्चा करेंगे तब। नेक्स्ट अगर देखो तो जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो आपको नजर आती है, यहाँ आप देखो तो 6% से 6.8% की तरफ है ना, और बीच में आपको ये गिरती हुई भी जरूर नजर आएगी, ठीक है। और लेकिन अब जब ग्रोथ रेट की आप बात करोगे तो अब ग्रोथ रेट जो है वो वापस से आपको ग्राफ ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। तो इस तरीके से आप ये डेटा जो है वो भी देख सकते हैं, राइट। चलिए, तो ये इतनी चीजें थी जो हमको फंडामेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी के पॉइंट पर देखनी थी, ठीक है। आई होप कि आपको एक बेसिक चीजें जो है वो समझ में आया होगा, एक बेसिक फ्रेम जो है वो समझ में आया होगा इंडियन इकोनॉमी का। आगे इसके आगे हम विकसित भारत और एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतनी चीजें काफी हैं, आप पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।